हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे। आज इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। इसके साथ साथ हम स्टडी करेंगे कि प्रोबेबिलिटी के फार्मूले की हेल्प से हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होती हैं। आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी के बारे में हम थोड़ा क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं और वहां हमने ये जाना था कि एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। आइए इसे फिर से समझने की कोशिश करते हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स उस केस को कहते हैं जब हम प्रोबेबिलिटी किसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे निकालते हैं। जिसका मतलब है स्टूडेंट्स कि पहले हम एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। देखिए, जिसका एक एग्जांपल एनसीईआरटी बुक में यहाँ इस तरह से दिया हुआ है कि सपोज आपने एक कॉइन लिया और उसको 1000 टाइम आपने टॉस किया, यानी एक कॉइन को आपने 1000 बार उछाला और जब कॉइन सेटल होगा तो या तो उसके ऊपर हेड आएगा या टेल आएगा। तो हम एक्सपेरिमेंटली नोट करते गए कि हेड और टेल कितनी बार आया। सपोज किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, हम ये नहीं कह रहे हमेशा ऐसा होगा, लेकिन मान लीजिए किसी ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने ये ऑब्जर्व किया कि हेड 455 टाइम्स आया है और टेल 545 टाइम्स आया है। तो जैसे कि आप पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। तो यहाँ पर टोटल हमने कितनी बार पॉइंट को उछाला था, 1000 टाइम। और सपोज आपसे पूछता है कि व्हाट इज द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हम कितनी बार हेड आया, 450 टाइम। उसे डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जो हमने सिक्के को उछाला है, विच इज 455 बाई 1000 एंड इट कम्स आउट टू बी 0.4555। इस तरह की प्रोबेबिलिटी को, जो कि एक रिजल्ट बेस है ऑन द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, हम इनको कहते हैं एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट्स, अभी हमने एक्सपेरिमेंट में देखा कि अब 1000 टाइम्स अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती हैं। इसके अलावा काफी सारे मैथमेटिशियंस ने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और ये देखा इन लोगों ने कि जब ये नंबर ऑफ टॉसेस को इंक्रीज करते हैं, सपोज इन्होंने 4040 टाइम्स इस एक्सपेरिमेंट को किया तो 2048 टाइम्स हेड आया और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने पर ये आई 0.07। एक और मैथमेटिशियन ने 5067 टाइम्स हेड ऑब्टेन किए जब उन्होंने 10,000 टाइम्स टॉस को कॉइन किया, तो इनकी प्रोबेबिलिटी थी अराउंड 0.5067। इसी तरह एक कार्ल पियर्सन नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने 24,000 टाइम्स टॉस किया तो उनके पास प्रोबेबिलिटी थी 0.5005। देखिए, 0.507, 0.506, 0.5005। अगर आप नंबर ऑफ टॉसेस को इंक्रीज करते जा रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं कि जो हमारा नंबर ऑफ हेड्स हैं वो अप्रोच कर रहा है ऑलमोस्ट क्लोज टू 0.5 और 1/2। तो सोचिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को 1 मिलियन टाइम्स या 10 मिलियन टाइम्स करें तो हमारा आउटकम क्या होगा। यानी अगर हम सिक्के को 10 लाख बार, 20 लाख बार, 50 लाख बार अगर उछालें और नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल उसकी एक टेबल बनाएं और फिर प्रोबेबिलिटी निकालें, तो हम ये बहुत इजीली गैस कर सकते हैं कि यह आंसर 0.5 या 1/2 के आसपास आएगा। लेकिन क्या 40 लाख टाइम्स, 40 लाख बार किसी सिक्के को उछालना और एक प्रैक्टिकल बात होगी? क्या रियल में ऐसा कोई प्रैक्टिकल किया जा सकता है? तो ये बहुत मुश्किल होगा इस तरह की टेबुलेशन बनाना। तो बिना टेबुलेशन बनाए हम ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स विच वी obtained थ्रू अदर एक्सपेरिमेंट्स, हम इस रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी अराउंड 0.5 होगी और इस तरह की प्रोबेबिलिटी को हम थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो ये रिजल्ट एक्चुअल एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड नहीं है बल्कि थ्योरी पर बेस्ड है। आइए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से हम आगे पढ़ते हैं, पर उससे पहले कुछ चीजें समझने की हम कोशिश करते हैं। जैसे कि एक हमारे पास टर्म बार बार यूज आती है, इक्वली लाइकली। कोई इवेंट है, उसको हम इक्वली लाइकली कब बोलते हैं? तो देखिए, उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज हमारे पास डाई है, डाई को हम सबने देखा है क्योंकि हम लूडो वगैरह में यूज करते हैं इस तरह की
क्यूबिकल शेप में, जिसके ऊपर नंबर बने हुए होते हैं। इसकी ऊपर 1 2 3 4 5 6 तक आपको नंबर मिलेंगे। तो जब हम एक डाई को उछालते हैं तो कुछ भी नंबर ऊपर आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक। हर एक नंबर का आना एक इवेंट होती है। अगर एक नंबर डाई के ऊपर आया है तो हम कहेंगे ये एक इवेंट है। तो इससे आप समझिए कि इवेंट क्या होती है, डाई के ऊपर किसी भी नंबर का आना। और 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है और हर नंबर के आने का चांस बराबर है। ऐसा नहीं हो सकता कि बार बार एक ही नंबर ज्यादा आता रहे। हो सकता है आप 3 बार फेंकें और बाई चांस 3 बार 6 या 3 बार 5 आ जाए, मगर स्टिल किसी भी एक नंबर का आना दूसरे नंबर पर डिपेंड नहीं करता है। इस तरह की इवेंट्स को हम कहेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स या इक्वली लाइकली इवेंट्स। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि कहा है कि हमारे पास एक बैग में 4 रेड बॉल्स हैं और एक ब्लू बॉल। 4 रेड बॉल्स हैं और एक ब्लू बॉल, और आप इन सभी पांचों बॉल्स को एक बैग में डाल देते हैं। उसके बाद बैग में आप हाथ डालते हैं और कोई एक बॉल निकालते हैं। तो बताइए, क्या रेड बॉल का आना और ब्लू बॉल का आना इक्वली लाइकली है? नहीं, क्योंकि रेड बॉल्स के नंबर ज्यादा हैं। तो इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि जब आप बॉल निकालें तो आपकी रेड बॉल आए। आने के लिए स्टूडेंट्स ब्लू भी आ सकती है। आप 3 बार निकालें वापस डालकर बॉल को, हो सकता है तीनों बार आ जाए। दिस इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी। हालांकि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी जब हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप सोचें 5 में बॉल्स हैं और उनमें से 4 रेड हैं, तो चांसेस क्या ज्यादा है रेड आने के? चांसेस रेड आने के ब्लू से ज्यादा है। इस तरह के इवेंट्स इक्वली लाइकली नहीं होते। आई होप कि आपको समझ में आया हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये फार्मूला हमने क्लास 9th में स्टडी किया था। इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी निकाली थी हमने, जो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर जिसे हम रिप्रेजेंट करते थे पीई। ई इज एन इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ई। इसका फार्मूला था नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंस एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। यह बिल्कुल वही था कि हमने एक टॉस को 1000 टाइम्स उछाला, उसमें हेड हमारे पास सपोज 400 टाइम्स आए, और अब वो पूछता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी। टोटल नंबर ऑफ हेड्स, जो कि हमारा फेवरेबल रिजल्ट है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल विच इज 1000। तो ये फॉर्मूले को इस तरह से यूज करना हम पहले से ही जानते हैं। आइए स्टूडेंट्स आगे देखिए, काफी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर लिखी गई है, ध्यान से पढ़िए। द एम्पेरिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी can be applied to every event associated with an experiment which can be repeated a large number of times। ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसे लार्ज नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर सकते हैं, उस एक्सपेरिमेंट में आने वाली या होने वाली हर इवेंट को हम एम्पेरिकल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन देखिए आगे उसने क्या कहा है कि द रिक्वायरमेंट ऑफ रिपीटिंग एन एक्सपेरिमेंट हैज सम लिमिटेशंस। लेकिन हम एक एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करें तो कुछ लिमिटेशंस। कई बार ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है, जिसके लिए उन्होंने आगे बताया कि सपोज आपको एक सैटेलाइट लॉन्च के फेल होने की या सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या हम इसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकालेंगे? जिसका मतलब ये होगा कि हम 1000 टाइम्स एक सैटेलाइट को लॉन्च करें, कितनी बार सक्सेसफुल हुआ और कितनी बार फेल हुआ इसकी एक टेबल बनाए? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सैटेलाइट को 1000 टाइम्स लॉन्च करना एक बहुत महंगा काम होगा। तो इस तरह के केसेस में हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी नहीं यूज करते, हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं, जिसमें हम अपने फार्मूले के थ्रू बिना एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आगे देखिए एग्जांपल दिया है कि द रिपीटिशन ऑफ फिनोमिना ऑफ अर्थक्वेक और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग गेटिंग डिस्ट्रॉयड इन अर्थक्वेक। क्या अर्थक्वेक में किसी बिल्डिंग के डिस्ट्रॉय होने की प्रोबेबिलिटी हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाल सकते हैं? नहीं, हम अपनी मर्जी से अर्थक्वेक नहीं क्रिएट कर सकते हो, ना ही बिल्डिंग को गिरा सकते हैं। क्या हम एक बिल्डिंग को 1000 टाइम गिरा के प्रोबेबिलिटी निकालेंगे? नहीं। इसलिए हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की बजाय थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। देखिए स्टूडेंट, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में हम किस तरह लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई एंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। आइए स्टूडेंट्स इन्हीं चीजों को कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल हमें से पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड
व्हेन ए कॉइन इज टॉस वंस आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल। एक कॉइन को टॉस किया गया है वन, एक कॉइन को एक बार उछाला गया है, तो हमें यह बताना है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एक कॉइन को उछालते हैं तो हमें क्या मिल सकता है? हमें मिल सकता है हेड, टेल। सिक्का सीधा खड़ा हो उसको तो हम बिल्कुल डिस्कार्ड कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन एक सिक्के को एक बार उछालने पर या तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए स्टूडेंट्स के? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो दो हैं। और अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालनी है तो फॉर्मूला कहता है कि इट शुड बी इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम एक है क्योंकि हेड एक ही बार आ सकता है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज टू। तो देखिए प्रोबेबिलिटी कितनी है आप। उसी तरह से अगर हम टेल्स की प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो फेवरेबल आउटकम कितना है? एक, क्योंकि टेल एक ही बार आ सकता है, और टोटल आउटकम कितने हैं? टू। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इन ए सिंगल टॉस ऑफ ए कॉइन। स्टूडेंट्स, यहां पर हेड और टेल दोनों एक इवेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। हेड आना एक इवेंट है और टेल का आना भी एक इवेंट है। और अगर एक इवेंट ऐसी हो जिसका केवल एक ही आउटकम, तो ऐसी इवेंट्स को हम एलिमेंट्री इवेंट्स कहते हैं स्टूडेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट्स, एलिमेंट्री इवेंट्स स्टूडेंट्स, ये ऐसी इवेंट्स होती हैं जिनका एक आउटकम होता है। इवेंट्स विच हैव ओनली वन आउटकम। हेड एक इवेंट है, एक टॉस में हेड का आना एक इवेंट है, तो उसका एक ही आउटकम होगा कि सिर्फ हेड ही आएगा या टेल ही आएगा स्टूडेंट। इसके अलावा अब एक एक्सपेरिमेंट हमने किया, एक टॉस किया हमने, कॉइन किया, तो उसमें हेड प्लस टेल, तो जो दो एलिमेंट्री इवेंट्स थी, इस एक्सपेरिमेंट में दो ही एलिमेंट्री इवेंट्स थी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इनकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा वन होता है। तो हमने क्या एक ऑब्जर्वेशन ली है, दैट सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज वन। हमने फिर से समझिए स्टूडेंट्स, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक टॉस या हमने कॉइन को, और उसकी एलिमेंट्री इवेंट्स क्या थी स्टूडेंट्स? हेड आना या टेल आना। तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटीज को अगर हम सम करेंगे तो हमेशा वो वन ही आएगा। आइए इसको एक और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल में कहा है ए बैग कंटेन्स ए रेड बॉल, ए ब्लू बॉल एंड ए येलो बॉल, ऑल द balls being of the same size. Kritika takes out a ball from the bag without looking into it, and what is the probability that she takes out the yellow ball, red ball, blue ball? क्वेश्चन में कहा है कि एक बैग में तीन बॉल्स हैं, एक रेड है, एक ब्लू है और एक येलो है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास बैग में रेड है, ब्लू है और येलो, ये तीन बॉल्स एक बैग में है। अब इनमें से एक बॉल को निकाला जाता है विदाउट लुकिंग एट इट, और फिर पूछा गया है कि येलो बॉल आने के या रेड बॉल या ब्लू बॉल के क्या चांस है। तो हम पी वाई रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल इक्वल होगा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम है कि कितनी येलो बॉल्स है, एक ही आ सकती है, और टोटल कितनी बॉल है? 3। उसी तरह अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो वो भी 1/3 होगा, क्योंकि रेड बॉल 1 है और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 3 है। अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ब्लू बॉल्स की, तो वो भी 1/3 होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, एक रेड बॉल का आना एक इवेंट है, और जब रेड बॉल आएगी तो रेड ही आएगी, ब्लू या येलो तो नहीं आ पाएगी। उस तरह एक ब्लू बॉल का आना भी एक इवेंट है, और ये तीन एलिमेंट्री इवेंट्स है। और जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि अगर एक एक्सपेरिमेंट में जो की एलिमेंट्री इवेंट्स होती है उनकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा वन होता है। तो आइए चेक करते हैं, क्या पी वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल वन होगी? यस, आपने देखा इन सबकी प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 प्लस 1/3 है, विच इज इक्वल टू 1। हेंस
यस, इट इज ट्रू। ये सारी एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 आएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं। मान लीजिए किसी एक्सपेरिमेंट में दो एलिमेंट्री इवेंट्स, एक को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी है पी, और दूसरी एलिमेंट्री इवेंट है एफ और उसकी प्रोबेबिलिटी है पी एफ। तो ई एंड एफ जो है हमारे पास एलिमेंट्री इवेंट्स है। तो जैसा कि हम जानते हैं, इन दोनों एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम 1। So what is P? P is the probability of happening of E and PF is the probability of happening of F। और दो ही इवेंट्स थी। तो यहां पर एक और बात हम कह सकते हैं कि PF को हम बोल सकते हैं P E bar, which means probability of happening of F can also be called as probability of not happening of E। जब हम ये मानते हैं कि F इवेंट आई है, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मतलब ई नहीं आई है, तो इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पी एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ई। आइए ऊपर हम इक्वेशन में डाल देते हैं इसको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ ई इज इक्वल टू 1। यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला है स्टूडेंट्स कि दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस पीई। ये हमारे पास एक काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसके अलावा जो एफ इवेंट है या ई बार इवेंट है, इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी कहते हैं। आइए स्टूडेंट्स समझते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब होता है ऐसी एक इवेंट जिसके होने का प्रोबेबिलिटी 100% है, वो हर हाल में होगी। तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1। जैसे कि सपोज आप एक डाई को थ्रो करते हैं और हम जानते हैं डाई पर नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, और आपको एक इवेंट दी गई है ई, जिसका मतलब है कि गेटिंग ए नंबर लेस देन 7। यानी कि जब आप एक बार एक डाई को थ्रो करते हैं तो प्रोबेबिलिटी बताइए 7 से कम आने की क्या है। तो देखिए, कोई भी नंबर अगर आए, क्योंकि कोई ना कोई नंबर तो आएगा 1 से 6 तक, और वो जो भी नंबर आएगा 6 से छोटा होगा। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 6। और टोटल आउटकम्स कितने हैं फ्रेंड्स? 6। एंड द प्रोबेबिलिटी इज 1। और इसे हम कंसेप्ट से भी समझ सकते हैं। आप कोई भी डाई फेंकेंगे तो नंबर हमेशा 7 से कम आना ही है। इसे स्टूडेंट्स हमें सर्टेन श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट्स भी कहते हैं। तो इसके साथ साथ हम स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट पर पहुंचे हैं कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी या बराबर हो सकती है और लेस देन और इक्वल 1 हो सकती है। यानी कोई भी प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। कोई भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कम से कम 0 हो सकती है, यानी वो इवेंट होगा ही नहीं, या सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, जो कि श्योर इवेंट होता है, जिसका मतलब होगा कि वो इवेंट 100% हुआ। स्टूडेंट्स, जब हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन हमें ऐसे मिलते हैं जो प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। आई होप कि आप में से ज्यादातर लोगों ने प्लेइंग कार्ड्स को देखा होगा। प्लेइंग कार्ड्स का टोटल नंबर 52 होता है। उसमें 4 सूट होते हैं, 4 तरह के कार्ड होते हैं, जिनके नाम आप यहाँ सामने देख सकते हैं: स्पेड, क्लब्स, हार्ट्स एंड डायमंड। ये सभी 13 कार्ड्स होते हैं ईच टाइप के। टोटल 52 कार्ड्स होंगे। इन 52 कार्ड्स में स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, 26 ब्लैक होंगे और 26 रेड होंगे। तो हमारे पास 52 कार्ड्स हैं टोटल, उसमें से 26 ब्लैक होंगे और 26 रेड होंगे। ब्लैक स्पेड्स और क्लब्स होंगे और रेड हार्ट्स और डायमंड होंगे। आइए और थोड़ा जानते हैं कार्ड्स के बारे में स्टूडेंट्स। देखिए, एक स्टैंडर्ड डेक ऑफ कार्ड्स में हमने बताया आपको 4 तरह के कार्ड होंगे। इनमें जो कार्ड्स होंगे, ए रिप्रेजेंट करता है एस को, उसके अलावा नंबर कार्ड होंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके अलावा आप देखेंगे कि ये जैक, किंग और क्वीन हर सूट में होंगे ये।
जैक, किंग और क्वीन होंगे, यानी कि ब्लैक जो आपके पास जैक होंगे वो दो होंगे, किंग भी ब्लैक दो होंगे, क्वीन भी ब्लैक दो होंगे। उसी तरह से किंग और क्वीन रेड के भी दो होंगे, लेकिन हर एक का एक एक होगा। एक को यहाँ पर एस कार्ड बोलते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 13 कार्ड्स किस तरह से होते हैं, ए से 10 तक, यानी 1 से 10 10 कार्ड, जैक, किंग एंड क्वीन। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, कार्ड्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ये आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, किंग, क्वीन और जैक को फेस कार्ड भी कहते हैं। इजी है समझना, क्योंकि इन सभी कार्ड्स पर फेस बने होते हैं, इसलिए इनको फेस कार्ड भी कहते हैं। आइए स्टूडेंट्स, कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को समझने के लिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरीके से गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 4। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Calculate the probability that the card will be an ace and card will not be an ace. तो हमें डेक ऑफ कार्ड दिया है, इसमें टोटल 52 कार्ड्स हैं और हमसे कहा है कि एक एस की प्रोबेबिलिटी बताइए। हम जानते हैं स्टूडेंट्स फार्मूला प्रोबेबिलिटी के लिए, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। तो हमसे कहा गया है कि जो इवेंट है, सपोज ई जो इवेंट है वो है एस का, एस। तो टोटल कितने एस हैं स्टूडेंट्स? टोटल एस है हमारे पास 4, हर सूट में एक होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस या इवेंट ई इक्वल टू टोटल फेवरेबल कितने केस हैं? 4, और ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, यानी टोटल कितने तरह के कार्ड हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हर कार्ड का आना एक इवेंट है और वह हमारे लिए पॉसिबल आउटकम है, तो दैट विल बी 50। तो आंसर हो गया 1/13, यानी एक एस के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/13। आइए स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट को देखते हैं इसी क्वेश्चन के। वहां हम इवेंट मानते हैं एफ। इवेंट क्या है? नॉट एस, नॉट टू बी, जो कार्ड हमने निकाला है वो एस ना हो। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जब हम पी एफ निकालेंगे स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हैं, यानी वो कितने कार्ड हैं जो एस नहीं है। तो स्टूडेंट्स वो है 48, क्योंकि चार तो एस है, 52 माइनस 4 48, और ओवरऑल कितने कार्ड है हमारे पास? टोटल पॉसिबिलिटी 52 ही रहेंगी। से फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 12/13। आइए स्टूडेंट्स, सेकंड नॉट एस, क्या हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं पीई नॉट, क्योंकि हमारे पास दो ही केस हो सकते हैं, या तो एस हो या एस ना हो। ये कितना होगा बाय फॉर्मूला जो हमने अभी सीखा है? 1 माइनस पीई, यानी कि एस की आने की प्रोबेबिलिटी को अगर हम 1 से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए ऑफ नॉट एस। और हमने फर्स्ट पार्ट में पी एस 1/13 निकाला है, तो देखिए 1 माइनस 1/13 से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 12/13। और देखिए यहाँ पर दोनों आंसर सेम। हेंस यहां भी हमने प्रूव कर दिया है कि पी एफ इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ई, पीई। आई होप स्टूडेंट्स की आपको अच्छे से समझ में आया हो। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपके लिए बेनिफिशियल हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।